हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नॉलेज सेक्शन जैसा कि हमेशा रहता है वो आज भी है। एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज सेक्शन है आज, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ अगर हम स्टार्ट करें तो ऑफकोर्स एक ओवर द वीकेंड जो बड़ा न्यूज रहा वो था इन सीरिया, राइट, द टॉपल ऑफ द करंट गवर्नमेंट देयर। जो असाद रिजीम थी वो टॉपल हो गई है एंड न्यू रिबेल ग्रुप हैज़ टेकन ओवर। अब उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल, दे आर ऑल्सो ऑयल रिच कंट्री ओवरऑल सीरिया, बट वहाँ पर काफ़ी सालों से सिविल वॉर चल रहा है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, टर्की भी है, रशिया भी है, ईरान भी है, इसराइल भी है, राइट। और फिर लोकल ग्रुप्स भी बहुत हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उस कंट्री में है। तो अब ये एक नया जो है चीज़ ऐड हुई है इसमें। तो लेट्स सी हाउ दिस फोल्ड्स इन दिस वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट क्राइसिस, और ये कैसा आगे क्या कहते हैं शेप लेगा ओवरऑल इन द ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स जो कि चल रही है काफ़ी बड़े स्केल पे। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक मेरे को लगता है कि हमें देखना चाहिए। बाकी यूएस मार्केट फ्राइडे को अप रहे बिकॉज वहाँ पर जो लेबर डेटा, जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो मतलब एक्सपेक्टेड आया। तो उससे ये लग रहा है कि अगेन अब मार्केट को लग रहा है कि शायद 0.25% का रेट कट दिसंबर में हो सकता है, राइट। क्योंकि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बड़ा आएगा, तो 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है वहाँ पे अब। तो अब मार्केट को ये लग रहा है कि शायद अब सीपीआई इन्फ्लेशन वगैरह जो इस वीक आएंगे उस पर और क्लैरिटी आएगी। बट अब एक्सपेक्टेशन जो है इंटरेस्ट रेट कट की बढ़ गई है, तो 0.25% एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में कट होगा। तो उससे थोड़ा सा मार्केट जो है वो पॉजिटिवली उसको ले रहा है। जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है वो भी उसकी वजह से कम हुई है, 4.1 प्लस समथिंग चल रहा है ओवरऑल 10 ईयर जीसेक यील्ड एज वेल। जबकि मतलब ओवरऑल फेड के एक क्लीवलैंड के जो फेड प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि भाई स्लोअर पेस ऑफ रेट कट इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। तो ये इस तरह की भी अगेन आई थिंक जेरोमी पॉल ऑल्सो सेड द सेम थिंग, बट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो है इंटरेस्ट रेट कट जो है थोड़ा फास्टर रह सकता है, एटलीस्ट दिसंबर में तो होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन अब मार्केट को लग रहा है वहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ओवरऑल ग्लोबली मार्केट्स में रहे। क्रूड ऑयल अगेन अराउंड 71 रहा है अभी तक, बट अब विद दिस न्यू सीरिया थिंग वी विल सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। बट इवन दो सप्लाई कट्स ओपेक प्लस ने प्लान किए हैं, बट बिकॉज ऑफ द डिमांड स्लो डाउन इन चाइना एंड अदर इकोनॉमीज, तो एक्सपेक्टेड है कि ये बहुत ज़्यादा जो है आगे शायद ना बढ़े अनलेस अनटिल समथिंग न्यू ड्रास्टिकली चेंजेस। आरबीआई की जो मीटिंग हुई फ्राइडे मॉर्निंग को, आई एम श्योर वैसे तो हमने उसके बारे में काफ़ी डिस्कस, हमारा फ्राइडे सत्संग होता है जो उसमें भी डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल जस्ट विल गिव यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स की रेपो रेट चेंज नहीं किया है। 6.5% पे ही जो इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई ने रखा है, बट सीआरआर रेशियो जो होता है कैश रिजर्व रेशियो उसको 0.5 से कम किया है। सीआरआर रेशियो होता है कि इतना कैश बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उनको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, राइट। तो लिक्विड कैश जो आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, तो उसका जो इंटरेस्ट वो रेट है वो 4.5% से 4% कर दिया है। तो उससे लिक्विडिटी जो है 1 लाख करोड़ प्लस की लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगी एंड दे कैन वो क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सी वहां पर आ सकती है, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो 7.2% का FY25 में था जीडीपी ग्रोथ, अब आरबीआई के हिसाब से वो 6.6% होगा। इन्फ्लेशन का टारगेट भी बढ़ाया है 4.5% से 4.8% जो है उन्होंने किया है। न्यूट्रल स्टांस को मेंटेन किया है, ठीक है। तो वो उन्होंने ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर न्यूट्रल स्टांस को जो है वो मेंटेन करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल आरबीआई ने मेन जो फैक्टर्स रहे, एज अ सेड वो मॉर्निंग में आ गया था, तो इट वाज आई थिंक प्राइस्ड इन द फ्राइडे मार्केट में वो थोड़ा चीज़ें हो गई थी। ट्रम्प का आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव सीन द ट्वीट अगेंस्ट द ब्रिक्स कि भाई ऑल्टरनेट करेंसी नहीं क्रिएट करो, डी डॉलराइजेशन की बात मत करो। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने दी है कि ब्रिक्स नेशन हैव नो इंटरेस्ट इन वीकनिंग यूएस डॉलर्स।
इवन आरबीआई गवर्नर ने भी यही बोला है कि देयर इज नो, इंडिया हैज नॉट परस्यूड डी डॉलराइजेशन, इन इज फोकस्ड ऑन डी रिस्किंग ट्रेड फ्रॉम जियोपॉलिटिकल थिंग। तो इंडिया भी जो है वो काफ़ी लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है और गोल्ड के भी रिजर्व जो है थोड़े बढ़ा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक उनका जो क्लैरिफिकेशन आया है कि डी डॉलराइजेशन नहीं है, इट इज जस्ट डी रिस्किंग आवर ट्रेड इज व्हाट द बोथ द थिंग्स हैव क्लियरली सेड। बाकी वेडिंग सीजन अभी चल रहा है राइट, तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है उसके ऊपर। काफ़ी सारे जो रेडिसन होटल ग्रुप ने कहा है कि भाई दे हैव सेट अ रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग पीरियड इन साउथ एशिया। इवन IHCL प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर सेइंग दैट दे आर कंप्लीटली दे आर सीइंग अ हाई डिमांड। फ्लाइट बुकिंग्स में भी जो है वो सर्ज आया है। IXI गो राइट, उन्होंने कहा है कि 70 to 80% ईयर ऑन ईयर फ्लाइट बुकिंग जो है वो इंक्रीज हुई हैं राइट। तो ओवरऑल काफ़ी सारी जो है इस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं कि इट सीम्स दैट देयर विल बी अ गुड वेडिंग सीजन इन इंडिया। तो उसकी वजह से जो भी स्टॉक्स हैं, ज्वेलरी स्टॉक्स की बात की जाए या फिर क्लोथिंग ब्रांड्स की बात की जाए राइट, या फिर होटल सेक्टर्स की बात की जाए, फ्लाइट सेक्टर की बात की जाए, तो ओवरऑल हॉस्पिटलिटी सेगमेंट की बात की जाए तो वो जो है उसमें एक अच्छा उछाल शायद देखने को मिल सकता है, जो भी मतलब रिजल्ट्स में। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। इस जो वीक है वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो CPI का नंबर आएगा, मतलब जो इन्फ्लेशन का नंबर्स यूएस का भी इंडिया का भी 12th 13th को आता है तो वो एक्सपेक्टेड है राइट। तो वो एक आई थिंक फैक्टर रहेगा हाउ थिंग्स गोज। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने बाइंग शुरू की है दिसंबर में राइट। तो जो नवंबर तक काफ़ी सेल किया, अक्टूबर में बहुत सेल किया, बट दिसंबर में दे आर बाइंग। तो दैट विल बी अगेन अ फैक्टर विच वी हैव टू सी। अगर वो कंसिस्टेंट रहता है तो अगेन मार्केट, तो इसलिए लार्ज कैप में हमने थोड़ा सा रिवर्सल भी देखा है राइट। लार्ज कैप HDFC बैंक स्टॉक इज डूइंग वेल। तो वो ये सब जो है FIIs की बाइंग जो है वो रीज़न रहा है, ठीक है। और बाकी आई थिंक आई एम श्योर जियो पॉलिटिकल रीजन्स जो है वो रिस्क हमेशा रहेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, एंड नाउ विद सीरिया एडिंग इनटू दिस एज वेल। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ओवरऑल हमारी जो मार्केट है इसको फैक्टरिंग मतलब उसमें रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि भाई उनका एक बुलिश सिनेरियो के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 1 ईयर में सेंसेक्स कैन टच 1,05,000 सॉरी या 1,05,000 जो है वो टच कर सकता है। और उन्होंने कहा है कि इसके 30% चांस है, तो विच इज़ अराउंड राइट। तो और उन्होंने कहा कि बेस केस सिनेरियो हमारा है 93,000 सेंसेक्स का बेस केस सिनेरियो, जिस विच इज़ 14% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि बेस केस सिनेरियो है कि 93,000 पे जाएगा अगले साल, और बेस्ट केस सिनेरियो 30% है। और उन्होंने जो बैड केस सिनेरियो जो बोला जाता है राइट, पेसिमिस्टिक सिनेरियो, बियर केस सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि 20% डिक्लाइन 70,000 पे सेंसेक्स जा सकता है। उनके रीजंस भी दिए हैं, तो मैं आई जस्ट शेयर सम रीजंस। तो उन्होंने कहा है कि जो बुल केस में कि ऑयल जो है $70 पर बैरल से नीचे रहे, तो उससे इन्फ्लेशन पे इंडिया का इम्पैक्ट नहीं आएगा। रेट कट्स करेगा RBI, ये एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स रहेंगे और GST रेट कट्स जो है वो थोड़े रहें, तो वो भी एक फैक्टर रह सकता है। एंड स्टेबल US इकोनॉमी और रेजोल्यूशन टू यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये नेक्स्ट 1 ईयर में हो जाए अगर, तो इन जो सेंसेक्स है वो 1 लाख क्रॉस कर सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि भाई जो बैड सिनेरियो है उसके बारे में भी जो उन्होंने बोला है कि भाई अगर ऑयल प्राइसेस $110 से ऊपर रहते हैं तो सेंसेक्स जो है वो 20% डिक्लाइन करेगा। RBI मॉनेटरी पॉलिसी और टाइटन करता है राइट, तो मतलब कुछ इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ जाए मतलब बेसिकली, या फिर ग्लोबल सिनेरियोज वैसे हो जाए, एंड और या फिर US इकोनॉमी जो है वो स्लिप कर जाएगा रिसेशन में, तो ये फैक्टर्स जो है इसकी वजह से 20% गिर भी सकता है सेंसेक्स इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये सिनेरियोज उन्होंने बेसिकली दिए हैं। न्यू डीमैट अकाउंट्स जो है वो 7 मंथ लो पे आए हैं नवंबर में, बट अगेन स्टिल वेरी गुड। आई थिंक 31 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट नवंबर में खुले हैं। तो 7 मंथ लो है। मार्केट्स भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा गिरे हैं, तो वो फैक्टर्स थोड़े से रहते ही हैं, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट अ फैक्टर कि जिसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा सोचना चाहिए, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट, कि मार्केट अच्छा करेंगे तो लोग जो है इन्वेस्ट करना ज़्यादा चाहते हैं, IPOs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मार्केट्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो एक्साइटमेंट टू ओपन अ न्यू अकाउंट वो थोड़ी कम हो ही जाएगी। तो अभी 31 लाख न्यू अकाउंट्स स्टिल आई थिंक ए वेरी वेरी गुड नंबर।
आईपीओज आ रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ जो है वो 8,000 करोड़ का आईपीओ, काफ़ी बड़ा आईपीओ आने का प्लान हो रहा है, राइट। मोबीक्विक का आईपीओ जो है उसका आईपीओ आने का प्लान हो रहा है, और उसमें काफ़ी बड़ा साइज भी कट है। मतलब उसमें यही बात हो रही थी कि पहले जो हमारी क्या होती है प्री आईपीओ मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट जो होती है, उसमें उसका शेयर जो है 500-600 प्लस चल रहा था, एंड दे आर कमिंग अप विद आईपीओ ऑफ 265-279। तो ये जो आप अनलिस्टेड मार्केट में बहुत फ्रेंजी चल रही है, मतलब आप सब चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप सब अनलिस्टेड मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये लगातार इस चीज़ की तीस चीज़ें आ रही हैं। जब वो आईपीओ हो रहा है तो 30-40-50% कट पे हो रहा है जो प्रीमियम चल रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट, एंड अवॉइड कंप्लीटली सच अनलिस्टेड मार्केट्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली मिडिल मैन्स हैं, दे ट्राई टू मेक इट थोड़ा ज़्यादा, एंड इट इज़ नॉट वेरी वेरी प्रॉपरली मैनेज। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो काफ़ी ये सब आईपीओ आने वाले हैं। जो बड़ी न्यूज़ है वो है एलजी इंडिया, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू कम अप विद आईपीओ, दे हैव फाइल्ड अ डीआरएचपी, ठीक है। 15,000 करोड़ रुपए का आईपीओ वो प्लान कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल रहेगा, जैसे हुंडई का था। अगेन एलजी इज ऑल्सो ए कोरियन कंपनी, कोरिया में आपको पता है कि थोड़ा टर्मोइल हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल, राइट। तो आई थिंक कंपनीज नीड मनी, तो कंप्लीट ओ एफ एस आने का प्लान हो रहा है। फिफ्थ लार्जेस्ट आईपीओ होगा ये, राइट। हुंडई आई थिंक वाज द बिगेस्ट, राइट, विच दे रेज ऑलमोस्ट 27,000 करोड़। LIC नंबर 2 था, हमारा पेटीएम नंबर 3 था, कोल नंबर 4 था। एंड अगर ये 15,000 करोड़ ही रेज करते हैं तो दे विल बी द फिफ्थ बिगेस्ट आईपीओ इन इंडिया एवर, राइट। और तो इंटरेस्टिंग है, दे आर, यू नो, LG इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी, आई थिंक नंबर 2 आफ्टर सैमसंग इन इंडिया, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स में एंड एसी में आई थिंक दे हैव ए बिग मार्केट शेयर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा, आई थिंक इन दिस स्पेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी रहेगी इन दिस स्पेस। एंड इट ऑल्सो शोज द अट्रैक्टिवनेस इन इंडियन मार्केट, लिक्विडिटी इन इंडियन मार्केट की काफ़ी सारी MNCs आर नाउ लुकिंग एट इंडिया, एंड दिस विल, आई थिंक दिस विल बी अ ट्रेंड विच विल कीप ऑन कमिंग इन द फ्यूचर एज वेल, अगर ये लिक्विडिटी आगे ऐसे ही चलती रही तो। काफ़ी सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि दे आर प्लानिंग टू, मतलब दे हैव अनाउंस्ड इंक्रीज इन प्राइजेस फ्रॉम जनवरी। अगेन दीज आर द समटाइम्स मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑल्सो, कि लास्ट 1-2 महीने में सामान निकल जाए, क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वो भी एक मार्केटिंग टेक्निक्स भी रहती है, बट होता भी है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता है तो इनको इम्पैक्ट रहता है। तो मारुति सुजुकी ने कहा है कि 4% का जो है वो हम इंक्रीज करेंगे प्राइजेज। हुंडई ने कहा है कि अप टू 25,000 रुपीज़ का अक्रॉस मॉडल दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज। महिंद्रा एंड महिंद्रा सेट 3%, JSW MG मोटर सेट 3%, राइट। तो ये सारी, ऑडी इज सेइंग अराउंड 3%, BMW इज सेइंग ये 3% के आसपास के प्राइस इंक्रीज फ्रॉम जनवरी दे विल टेक। अगेन एज आई सेड, समटाइम्स दीज आर मार्केटिंग टेक्टिक्स एज वेल, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा बिके, बट many times this increases as well. अल्ट्राटेक को CCI का नोटिस आया है, जो इंडिया सीमेंट्स अक्वायर करने के लिए जो उन्होंने किया था, बट दे आर सेइंग दैट दे विल सॉल्व दिस एंड दे हैव मेरिट्स इन द केस, तो वो चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। टाटा पावर का भी MD जी का जो प्रवीर सिन्हा जी हैं, तो दे हैव सेड कि दे आर वांट टू डबल देयर प्रॉफिट बाय FY30, इन नेक्स्ट 6 years दे आर प्लानिंग टू डबल देयर प्रॉफिट, विच इज़ लाइक आई थिंक वट 6% or sorry 12% growth every year in profit is what they are expecting. रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने कहा मेजर ग्रोथ आएगा। करंटली 6.7 गीगावाट की कैपेसिटी है, और उनका टारगेट है कि 33 पे लेके जाएंगे वो, राइट। तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 times, राइट, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज। तो उन्होंने कहा है कि हमारा एम है कि हम 10,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, और 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करेंगे FY30 में। दैट्स व्हाट देयर टारगेट इज। पेटीएम की जो सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी है, दे आर प्लानिंग टू सेल जापान पेपे में उनका जो राइट्स है, एक्विजिशन राइट्स फॉर 2,300 करोड़ रुपीस टू सॉफ्ट बैंक का प्लान है उनका, कि वो बेचने का जो जापान में पे करके, मतलब जहाँ पे पेटीएम है पे करके वहाँ पर है, तो उसमें पेटीएम का कुछ स्टेक है, दे हैव ऑलमोस्ट 7.2% स्टेक, तो दे आर प्लानिंग टू सेल दैट फॉर 2,300 करोड़। सीएट ने मिशलिन टायर्स के ऑफ टायर बिजनेस को बाय कर लिया है, विच इज़ बाय द नेम ऑफ कैम्सो। तो वो कैम्सो का ब्रांड इनको मिल जाएगा, एंड दे विल ऑल्सो गेट 2 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन श्रीलंका,
द ओवरऑल डील इज 1905 करोड़ रुपीज, $225 million रुपीज। तो दे आर ऑल्सो एंटरिंग, मतलब सीरियसली एंटरिंग इनटू ऑफ टायर बिजनेस। ऑफ हाईवे जो टायर्स होते हैं ना, जो अलग अलग चीज़ों में, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह में, सब चीज़ों में बेसिकली यूज़ होते हैं। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस वगैरह में यूज़ होते हैं, तो इसमें वो एंटर करने का प्लान कर रहे हैं। पूनावाला में वन मोर गवर्नेंस इशू केम, एंड दैट वाज कि सीटीओ रिजाइनिंग, और उसके लेटर पे उन्होंने लिखा है कि दे आर हरासमेंट बाय सीएचआरओ, ही हैज मेंशन्ड इन द लेटर। तो अगेन वन मोर गवर्नेंस इशू हैज कम इनटू पूनावाला फिनकॉर्प एज वेल. So these were the main news for today, right? As I said, I will share a concept based knowledge section today. तो ये हम बात करना शुरू करते हैं. तो ये इमेज है. तो जब कंपनीज का जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो एक कैपिटल एलोकेशन की बात बहुत होती है. इसके बारे में बहुत बात होती है, चर्चा होती है कि कैपिटल एलोकेशन कैसा है कंपनी का, वो अच्छे से कर रही है नहीं कर रही. कैपिटल एलोकेशन मतलब कि जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, राइट, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट कैपिटल एलोकेशन है या नहीं है. तो उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग, ये ब्रायन फ्रॉडी जो है, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा एक फ्लो चार्ट बनाया था. तो मुझे एक सिंपल भी है, तो मेरे को लगा आप सबको बताऊं, राइट. तो यही है कि आप जो है ओवरऑल आपकी जब इन्वेस्टमेंट, आपके प्रॉफिट्स आते हैं, तो आप उसका क्या करते हैं. तो आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल वेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट. जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या तो आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आपके रिटर्न आरओआई एक्सपेक्टेड है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है क्या. तो पहले आप ये क्वेश्चन पूछते हैं एज ए सीईओ, एज ए एमडी, या जो भी है, राइट. तो अगर है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट. जैसे टाटा पावर ने कहा कि भाई हम इतना केपेक्स करेंगे, हम इसको डबल करेंगे. तो मतलब दे थिंक दैट देयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उनके पास है, उसमें उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा रिटर्न उनको एक्सपेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग. तो दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट प्लान्स. एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है. तो इसलिए वो री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में कर रहे हैं मेजर प्रॉफिट्स को, या तो वो मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे, ठीक है, या फिर वो ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे. फिर अगर नहीं है उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, जैसे काफ़ी सारी, अगर हम बात करें आईटी कंपनीज में इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, या फिर एफएमसीजी कंपनीज के पास भी बहुत ज़्यादा इस तरह की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जिसमें ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वो काफ़ी बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, ठीक है. तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इज देयर अ नीड टू रिड्यूस लेवरेज, मतलब मेरे पास कुछ लोन वगैरह है तो मैं उसको कम कर दूं क्या, ठीक है. तो वो सोचते हैं उस हिसाब से. तो फिर अगर हाँ है कि भाई लोन कम करा जा सकता है, तो फिर वो यस करते हैं. वो कहते हैं ठीक है, पे ऑफ डेट, भाई ये तो कम, लोन कम करो. अगर उनको लगता है कि नहीं भाई ऑलरेडी मैं तो, जैसे मोस्टली एफएमसीजी कंपनीज, आईटी कंपनीज तो डेट फ्री है, तो उनको लगता है नहीं भाई ये तो नहीं है, राइट. तो फिर वो कहते हैं कि इस प्रॉफिट जनरेशन सस्टेनेबल, क्या ये प्रॉफिट जो मैं जनरेट कर रहा हूँ ये सस्टेनेबल है क्या, आगे भी होगा क्या. तो अगर उनको लगता है कि नहीं यार आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, आगे बिजनेसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर, राइट. जैसे कभी कभी फार्मा कंपनीज के बारे में बात करें कि भाई कोई वार्निंग लेटर आ गया तो, राइट, या फिर कोई ड्रग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं चला तो, राइट. तो बहुत सारे एक वेरिएबिलिटीज़ होती है कई बार इस तरह के बिजनेसेस में, राइट. कि आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, आपको लेवरेज भी नहीं है आपके पास, बट आपके पास प्रॉफिट जनरेशन सस्टेनेबल भी नहीं है. देयर कैन बी रिस्क, देयर कैन बी बिग रिस्क. मे बी एफएमसीजी कंपनीज डोंट हैव, आईटी कंपनीज डोंट हैव, बट कंपनीज लाइक फार्मा कंपनीज मे हैव दैट, ठीक है. तो उसमें क्या है, क्या वो करेंगे कि नहीं प्रॉफिट जनरेशन सस्टेनेबल, अगर ऐसा आंसर आया कि नहीं यार ये तो सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, या तो कैश बिल्ड करेंगे कि भाई जब प्रॉफिट नहीं होगा तो उस टाइम हमारे पास कैश होना चाहिए ना बिजनेस रन करने के लिए. तो या तो बिल्ड करेंगे कैश को, ठीक है, या फिर वो डिविडेंड दे देंगे कि भी ठीक है एक स्पेशल डिविडेंड दे दो, पैसा तो पड़ा ही है अभी दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं, राइट. तो एक ही ऑप्शन है. फिर अगर सस्टेनेबल है, जैसे टिपिकल आईटी कंपनीज का रहता है, टीसीएस वगैरह का या इन्फोसिस का, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्टॉक ट्रेडिंग, यहाँ मतलब अगर है तो या तो फिर वो रेगुलर डिविडेंड देते रहो, ठीक है. काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कैस्ट्रॉल वगैरह, या फिर हमारी बहुत सारी पीएसयूज कंपनीज, कोल इंडिया वगैरह का कंसिस्टेंट डिविडेंड देते रहते हैं कि ठीक है प्रॉफिट जनरेशन तो सस्टेनेबल है, देते रहो, ठीक है. या फिर वो ये पूछेंगे कि भाई स्टॉक ट्रेडिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, कि अगर भाई स्टॉक जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम लग रहा है उनको, तो फिर वो बाय बैक करेंगे, ठीक है. जैसे टीसीएस वगैरह करते हैं तो वो बाय बैक ज़्यादा करते हैं. और लगता है कि नहीं यार इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, मतलब बिलो नहीं है और ज़्यादा ही है, राइट, तो फिर कैश बिल्ड करो, राइट. कि भाई अगर क्यों फिर बाय बैक वगैरह करना है.
तो फिर कैश बिल्ड करो और कैश रखो अपने पास, ठीक है। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होगा तो करेंगे, फिर बायबैक करेंगे या फिर स्पेशल डिविडेंड दे देंगे। तो इस तरह से बेसिकली कैपिटल एलोकेशन का चार्ट रहता है। अब ऑफ कोर्स इसमें अब जब री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस है, इसमें भी बहुत सारी कैपिटल एलोकेशन के डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको मर्जर एंड एक्विजिशन में बहुत फंस जाते हैं, कभी कभी बहुत गलत मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अगेन बहुत सारे फेलियर्स हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस में, तो उसमें वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फिर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हो तो अननेसेसरी आपको लग रहा है कि आरओआई आएगा बट नहीं आया, राइट। और काफ़ी सारे बिजनेस आपने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया और नहीं चला, तो वो भी सब कॉम्प्लिकेशंस कैपिटल एलोकेशन में रहते हैं। तो यही सब बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि कंपनी कैसा ग्रो करेगी और कैसी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, कि हाउ द करंट कैपिटल एलोकेशन जो है फ्रेमवर्क कैसा है या उनका कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और आगे जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो हाउ इट वर्क्स इन द ओवरऑल फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं विच बेसिकली टेक्स कि ये कंपनी आगे अच्छा करेगी या नहीं करेगी, और यही रिस्क हम लेते हैं कि जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर पा रहा है, जैसे एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट है, वो कंसिस्टेंटली शायद ये अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए उनको कंसिस्टेंट कंपाउंडर कहा जाता है। बट आगे भी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। 20 साल से कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो आदमी सोचता है कि शायद आगे भी होगी, बट चेंज कैन हैपन एनी टाइम, राइट। तो वी नीड टू नो दोज थिंग्स एज वेल। हिंदुस्तान लीवर इज एक्सेलेंट कंपनी, 20 साल से बहुत अच्छा कर रही है, नेस्ले बहुत अच्छा कर रही है, बट वो आगे भी करेगी क्या? ऑफकोर्सली एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि भाई इतना अच्छा कैपिटल एलोकेशन उनका रहा है 20 साल से, तो शायद आगे भी रहेगा, बट देर इज नो गारंटी, राइट। देर कैन ऑलवेज बी रिस्क इन थिंग्स कि अगर वो कोई मर्जर करते हैं वो नहीं चलता, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो नहीं चलती, तो वो सारे फैक्टर्स वी नीड टू ऑलवेज थिंक, एंड दैट्स हाउ कंपनीज जो है स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिस्की, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना है कि यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग कि आप कोई कंपनी में लोगे और वो अच्छी करेगी, तो 100% कुछ श्योरिटी नहीं होती। देयर इज ऑलवेज दैट रिस्क कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा है, बट देयर डिसीजंस कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी है। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स फैमिलीज़ अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा स्प्रेड होगा तो वी विल ऑल्सो फील वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।